हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक को कंप्लीट फिनिश कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे अब आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें इन सब चीज़ों से अगर क्वेश्चन आएगा, इस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं है क्योंकि बुक ही बहुत छोटी है, तो आप इस सेशन को आराम से एक बार में वन शॉट इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद उस एमसीक्यू के वो कर लीजिएगा। आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरी फिनिश हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारा कुछ रिवाइज करते चलेंगे, तो आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ आपको उसी ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और अपने दोस्तों तक भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। तो सबसे पहली बात है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। सबको इस बारे में पता है, आसान सी चीज है कि हर्बीवोर मतलब ऐसे जीव जो कि क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। कार्निवोर्स कौन से हो गए, ऐसे जीव जंतु जो कि मांस मतलब एक तरह से मांसाहारी है, जो मांस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं वो कौन हो गए आपके कार्निवोर्स, मांसाहारी। फिर एक हो गए शाकाहारी, मैंने आपको बता दिया, जो आपके हरे साग सब्जी पत्ते खाते हैं। ये सारे किसी घास खाती है, कौन गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब कौन हो गए, ये सब आपके हो गए हर्बीवोर्स। फिर आ गई बात ओमनीवोर, सर्वाहारी, मतलब जो आपके घास भी मतलब घास फूस भी खा सकते हैं, पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, प्लस वो फ्लैश ईटिंग भी है, मतलब जो मांस भी खाते हैं। इसमें हम ओमनीवोर्स ह्यूमंस का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, आसान सी चीज थी, हमेशा से पढ़ते आए हैं। अब बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ फूड। अब बात आ जाती है हमारे जो फूड का चैप्टर है आपका एक, तो उसमें है कुछ टेस्ट, कुछ ऐसे परीक्षण हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन है, टेस्ट ऑफ फैट्स है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और वसा का टेस्ट, इस चीज का तीनों का टेस्ट है। और कार्बोहाइड्रेट में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो आपके बुक में दिया हुआ है, क्लास 6 एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूं। तो क्लास 6 एनसीईआरटी में आपको टेस्ट जो याद समझना है वो है स्टार्च का टेस्ट। तो स्टार्च मतलब मंड का टेस्ट, तो यहाँ पर हम मंड के टेस्ट को जानेंगे। तो मंड के टेस्ट में फूड का सैंपल लिया, फूड के सैंपल में क्या ऐड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो इंग्रेडिएंट है, जिस इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं फूड के सैंपल में। तो फूड का सैंपल लिया, फूड के सैंपल में मान लो मेरे पास ये इस बीकर में क्या है, फूड है। अब इसमें क्या ऐड कर दिया, आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अगर फूड का सैंपल में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का क्या फॉर्म हो गया, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मंड प्रेजेंट होगा अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो उसका कलर क्या बदल जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। अगर स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा तो उस फूड का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, अन्य किसी कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब दो चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। पहला चीज क्या है, स्टार्च का टेस्ट। स्टार्च के टेस्ट में इंग्रेडिएंट कौन हो गया, मेन आयोडीन, तो आयोडीन के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। दूसरी बात कि आयोडीन सॉल्यूशन ने कलर क्या चेंज कर दिया, आपका ब्लू ब्लैक कलर कर दिया सॉल्यूशन का, जो कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो। सेकंड टेस्ट आपका है, टेस्ट में हमारा फूड सैंपल हो गया वापस से। अब इसमें क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट और प्लस कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को आप NaOH भी लिखते हैं, मतलब NaOH का ही नाम क्या हो जाता है, कास्टिक सोडा। तो फूड सैंपल प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट और प्लस कास्टिक सोडा। तो और ये हो गया, ये पूरा सब क्या घोल तैयार हो गया। अगर उस फूड सैंपल में, जो भी फूड सैंपल आपने यहाँ पर डाला है, उसमें अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन का कलर क्या बन जाएगा, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। आपको लास्ट में एंड कलर्स पता होने चाहिए कि वनडे एग्जाम्स के बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट में हमारा ब्लू ब्लैक कलर आया और आपका प्रोटीन में वॉयलेट कलर आया। अब बात कर लेते हैं वसा की टेस्ट की। तो वसा का एक क्या होता है, धब्बा टेस्ट होता है, पैच टेस्ट होता है। इसमें क्या है, अगर कोई भी प्रोडक्ट में फैट प्रेजेंट है, अगर जैसे पकौड़ी है, पकौड़ी को पेपर पे रखते हैं तो कैसा हमें को प्रॉपर पारदर्शी एकदम ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो जाता है ना, तो हल्का सा कैसा दिखता है, मतलब कि एक छाया दिखती है इस तरीके से, तो मतलब एक तरह से पैच बन जाता है। तो वो पैच टेस्ट कौन सा हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट फैट का टेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं फूड। तो फूड हमारे बहुत तरीके से हम फूड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कुछ फूड जो हमको एनर्जी, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, कुछ फूड हमको क्या करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं डैमेज हो गए हैं
उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर कुछ फूड जो है हमने खाया वो हमारी बॉडी में डिजीज, कोई भी डिजीज अगर कोई होने वाली है तो उसको रोकने में कार्य करते हैं, मतलब डिजीज के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज को बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे विटामिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी में किसका काम करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं या डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसे फूड जो कि ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज हो गई कार्बोहाइड्रेट, दूसरी चीज हो गई वसा। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में कौन सा ज्यादा ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। तो कौन सा ऊर्जा ज्यादा देने वाला खाद्य पदार्थ हो गया आपका फैट। तो इसका मतलब अगर मैं एक एरो से समझाऊं आपको, तो अगर एनर्जी गिविंग फूड की बात करी जाए तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं, पर अगर बोला जाए तो किसमें ज्यादा ऊर्जा है, तो आपका तुरंत आंसर हो जाएगा कि फैट में ऊर्जा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब लेते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो जिम जाते होंगे उनको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या हो सकते हैं। यस, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन्स। अब इन्हीं प्रोटीन्स का एक और काम होता है क्या, ये बॉडी तो बिल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या साथ में एक और काम करते हैं, ये मसल्स को, या आप यहाँ बोल सकते हैं मसल सेल्स या सेल्स, बॉडी सेल्स को या डैमेज सेल्स को, जो खराब हो गई हैं इनको सेल्स को, इनको क्या करते हैं, इनकी मरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल पढ़ाती हुई भी चल रही हूँ, लिखने में थोड़ा सा क्या रहता है ना, पूरा भर जाता है बोर्ड, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चीजें आपको मैं हिंदी में समझाती भी चल रही हूँ, तो ऐसा इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं है कि आप समझ ना सके, इतना कॉपरेट जरूर करिएगा। चलो नेक्स्ट करें तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि किसी डिजीज के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन कॉज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे विटामिन। तो विटामिन क्या हो जाते हैं, हमारे विटामिन इसके अंदर आ जाएंगे। अब विटामिन में हमको दो तरीके के विटामिन पढ़ने होते हैं, एक तो होता है हमारा वसा घुलनशील, तो फैट सॉल्युबल होते हैं, और एक क्या होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन से विटामिन है, और जो पानी में घुलनशील है वो कौन से विटामिन है। तो वसा के विटामिन हो जाते हैं आपके कीड़ा, KEDA, सबको याद है ये कीड़ा, KEDA। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये रोग याद करना जरूरी है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी। के साथ आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हो जाता है रेटिनॉल, ठीक है। सॉरी, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से हो जाता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन डी क्या है, कोलोकैल्सिफेरॉल इसको बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ये सब विटामिन की कमी वाले रोग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपको दिए हुए हैं। विटामिन ई हो जाता है टोकोफेरॉल, विटामिन के हो जाता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। और विटामिन के कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन के को ही फूड ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब विटामिन के का इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। साथ ही साथ एक आयन का भी आपको याद रखना होगा। विटामिन के साथ साथ कौन सा आयन की आवश्यकता होती है, तो आप यहां याद रखेंगे कैल्शियम आयन, Ca+2 कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनका नाम हो जाता है क्या, रफेज। तो रफेज जो है, रफेज क्या होते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइबरस फूड। बोला जाता है ना कि फाइबर वाले युक्त खाद्य पदार्थ को खाओ, इससे क्या है डाइजेशन अच्छा होता है, तो वही ये रफेज हो गया। प्लस साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है सब कुछ हमारी बॉडी के लिए, वाटर। तो वाटर भी बहुत ही आवश्यक होता है खाद्य पदार्थ के साथ साथ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या पढ़ा, अभी फूड टेस्ट पढ़ा, और हमने फूड जो हमारे शरीर में हमारे अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, रेगुलेट
रेगुलेट करते हैं वो हमने पढ़ा। कुछ हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस, कुछ हमारे क्या होते हैं बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कुछ रिपेयर में हेल्प करते हैं, कुछ क्या करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइबर्स, मतलब फाइबर टू फैब्रिक, तंतु आपका रेशो से तंतु, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है ना, फाइबर्स हो गए तंतु या रेशे, रेशे से फैब्रिक मतलब वस्त्र तक। अब इसमें आपको ना यहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स है, वो हम क्लास 8th वाली बुक में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पॉइंट करने जा रहे हैं नेचुरल फाइबर, जो प्राकृतिक रूप से आपको तंतु मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं और आपके एग्जाम में उससे किस तरीके से क्वेश्चन होता है फ्रेम, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो सब रेशा है उसको बोलते हैं कॉटन, कपास। तो कपास के लिए पहली बात आप याद रखेंगे कि कपास जो है, कपास की खेती काली मिट्टी वाली जगह पर होती है, ऐसी जगह जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और इलाका कैसा होता है गर्म। तो यहां पर आपका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, यहां पर क्लाइमेट हो जाएगा आपका वार्म क्लाइमेट, और मृदा कैसी होती है इसकी, आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है किसके लिए, कपास के लिए, कि कपास की खेती के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो कपास होता है, कपास की खेती होती है, उसको कौन सी स्टेज में निकाला जाता है, या कपास को कौन सी चीज, मतलब कहां से कपास मिलता है। तो आपको ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि फ्रूट, जो फ्रूट होता है उससे कपास को निकाला जाता है। इसी तरह से जूट की अगर बात करी जाए, किसकी, पटसन की, तो पटसन को कौन से, क्या चीज पटसन बनाती है, तो आप बताएंगे कि स्टेम, स्टेम ऑफ द, मतलब कौन सा ऐसा भाग पौधे का पटसन बनाता है, तो या कौन सा ऐसा भाग पौधे का कपास बनाता है। ठीक है, तो कपास कौन बनाता है, फ्रूट बनाता है, पटसन कौन बनाता है, आपका स्टेम बनाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कपास के बारे में। तो कपास जो कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन बॉल्स जब वो मैच्योर हो जाती है, पूरी पूरी परिपक्व हो जाती हैं, इमेज देखो साइड में लगी हुई है, पूरी पूरी जब वो परिपक्व हो जाती हैं तो क्या है, वो फूट जाती हैं। फूट जाने के बाद क्या होता है, अब उस सीड के अंदर ऊपर से क्या है, रेशे पड़े हुए हैं। इमेज देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, तो जब वो मैच्योर हो गई, बर्स्ट हो गई, तो सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स हमें मिल जाती है। अब जब सीड से क्या है, देखो इधर देखो सब लोग ध्यान से, ये सीड है। ठीक है, ये सीड है। अब इसके चारों ओर क्या है, कॉटन के फाइबर्स हैं। अब जब सीड के चारों ओर से कॉटन फाइबर्स को निकाला जाएगा, तो जब फाइबर्स को सीड से अलग किया जाएगा, इस प्रक्रिया को बोला जाता है गिनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टर्म। जब फाइबर्स को सीड से अलग किया जाएगा, सीड है, ठीक है, सीड है, सिंपल। ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पर ये सीड बना दी। ठीक है, इस सीड से जब फाइबर्स को, जब तंतु को अलग किया जाएगा, ये है आपके तंतु, इन तंतु को जब सीड से अलग किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, जूट, पटसन। तो पटसन जब पूरा पूरा परिपक्व हो जाता है तो क्या करते हैं, जो पूरी पूरी उसकी स्टेम होती है, अब उस स्टेम को थोड़े समय के लिए पानी में डाल दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो पूरी की पूरी स्टेम सड़ जाती है। फिर हाथ की प्रक्रिया से मैनुअली उस जूट को, उस पटसन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो कौन सी स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में। दूसरी बात, स्टेम का इस्तेमाल करके जूट को बनाया जाता है। तो फाइबर सेपरेट कर लिया जाता है, पटसन तंतु से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना था। नेक्स्ट बात होती है जैसे कि फाइबर है। ठीक है, फाइबर मतलब रेशा या तंतु, तंतु से जब यान बनता है, तंतु से, अभी क्या था देखो, कॉटन की बॉल में क्या है, रेशा है, रेशे से यान बनाना है। यान मतलब लूज थ्रेड। ठीक, क्या बना, रेशा। रेशा आपने देखा है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे रेशा होता है। अब रेशे से क्या बनाना है, एक थ्रेड बनाना है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, थ्रेड, इस तरीके से थ्रेड। और थ्रेड से क्या बनाना है, एक कपड़ा बनाना है, फैब्रिक बनाना है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जब आपका क्या हो गया, ये रेशा, रेशे से क्या बन गया, यान, ये बन गया यान। इस प्रक्रिया को बोल देते हैं स्पिनिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्पिनिंग। रेशे से क्या बना, यान, रेशे से बना यान, इस प्रक्रिया को बोला स्पिनिंग। अब यान से क्या बन गया, आपका क्लॉथ बन गया। यान से क्या बन गया,
मतलब यार्न थ्रेड, थ्रेड से क्या बन गया, फैब्रिक बन गया। अब थ्रेड से फैब्रिक बनने की प्रक्रिया एक थ्रेड है। खुद सोचो, घर में जब ऊन से बुनाई करी जाती है तो क्या बोलते हैं, वो ऐसे बुनाई करती है ना दादी मम्मी या कोई भी जो बुनाई कर रहा है, तो वो थ्रेड होते हैं लंबे लंबे वूल के। तो उस वूल के थ्रेड से जब बुनाई होती है, मतलब वीविंग होती है या निटिंग होती है, तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है आपका एक पूरा का पूरा फैब्रिक। इसकी इमेज देखो साइड में। अब इस इमेज में क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले है फाइबर, फाइबर से बना क्या, यार्न, यार्न बना। इस प्रक्रिया को क्या बोल, स्पिनिंग। क्या आपका यार्न से बना, देखो फाइबर से बना यार्न, यार्न फाइबर से क्या बना, यार्न बना। तो यार्न बना तो ये क्या हो गया, स्पिनिंग। अब फाइबर कहां से निकला, सीड से। तो सीड से निकला जब फाइबर, सबसे पहला स्टेप आप समझेंगे वापस से कि सीड, सीड कॉटन की बॉल की सीड थी, सीड से मिला क्या, फाइबर। इस प्रक्रिया को बोला गिनिंग। गिनिंग के बाद आया स्पिनिंग। सबसे पहले गिनिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, निटिंग, और फिर बन गया हमारा फैब्रिक। ठीक है, ये मेरे साइड में लगी है, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। यहां तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें मतलब पदार्थों का पृथक्करण। तो सब कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी है, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, हस्तचयन हो गया। तो हस्तचयन तो आसान है, जैसे घर में बिनते हैं दाल चावल, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात आ जाती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब थ्रेशिंग को इंग्लिश में भी थ्रेशिंग बोलते हैं और हिंदी में भी थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग जैसे होता है कि आप साइड में इमेज देखिए, क्या है कि जैसे लट्ठों को या डंडियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर क्या है, ऐसे करके इसको इस तरीके से बीट किया जाता है। तो इस तरीके से बीट करने से क्या है, ग्रेन्स उसका अलग गिर जाता है और जो उसकी डंडी है वो अलग रह जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें डंडियों से अन्य करणों को, अन्य के या अनाज को अलग किया जाता है, पीटने से, बीट करने से, उस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेशिंग। आपको इमेज दिख गई होगी साइड में। ठीक है, विनोइंग, विनोइंग की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे सूप, सूप के ऊपर किस तरीके से, इस तरीके से छाना जाता है। तो सूप इस तरीके से, जैसे मान लो गेहूं है तो गेहूं के साथ क्या अन्य भी कण आ गए, भूसी आ गई, और भी कुछ जो अन्य पदार्थ हैं जो नहीं चाहिए, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, और जो लाइटर हैं किससे, एयर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए कि जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, जो हल्के हल्के जो मिश्रित चीजें होती हैं जो पड़ी अनाज में, वो इनसे अलग होती है। कौन सी प्रक्रिया से, विनोइंग से, जिसमें कि सूप के ऊपर वो सारी चीजों को रख लेते हैं। मतलब जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज्यादा मार्कर लीक हो गया, आई एम सो सॉरी। तो क्या किया कि सारा अनाज क्या किया, हाथ में रख लिया, सॉरी, सारा अनाज क्या किया, वो उसको सूप में रख लिया, और सूप से हवा के, जिस दिशा में हवा है उस दिशा में क्या करेंगे, इस तरीके से उसको हिलाएंगे। तो जो भारी, जो ग्रेन है, जो अनाज है वो भारी है, तो वो नीचे गिरता चला जाएगा। इमेज वापस से साइड में लगी है, देखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, और जो उसकी भूसी है या जो भी अन्य जो हल्के हल्के कण हैं जो मिश्रित हैं, उसको अलग, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, सब चीजें उसमें से हट जाती हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बात आ जाती है। नेक्स्ट है आपकी सीविंग। सीविंग मतलब चालन। तो चालन वही घर में चलनी से जो छानते हैं, या फिर आपने देखा होगा रेत बालू को जब छाना जाता है तो उससे क्या बड़े बड़े जो स्टोन है वो निकल जाते हैं, तो वो हो गई आपकी क्या, सीविंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चालन। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, अवसादन। सेडिमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, अब इस ग्लास में क्या किया मैंने, इस ग्लास में पानी इसमें ऊपर से ऐड कर दिया, और पानी में क्या मिक्स है, सैंड। पानी में क्या मिक्स है, सैंड मिक्स है। तो जब मैंने पानी को ऊपर से मिक्स किया तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से घोल बना रहेगा। पर थोड़े समय बाद जब मैं इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रख दूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे सैंड जो है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और पानी क्या है, पानी ऊपर रह जाएगा, है ना, सैंड तो नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करा जाए, जो सेडिमेंट है, जो सेडिमेंट है वो नीचे आ गया, मतलब जो अवसाद है, अवसादन की प्रक्रिया है, तो जो अवसाद है वो नीचे बैठ गया। उस नीचे बैठने से क्या है, उसको निकाल सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं, और पानी ऊपर से निकाल सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, अवसादन बोल देते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा चीज हो गया क्या, डिकैंटेशन। तो जो नीचे बैठ गया इसको क्या बोलेंगे, ये अवसाद है या सेडिमेंट है, ये हो गया आपका सेडिमेंट। ठीक है, या अवसाद।
और जो ये ऊपर पानी रह गया, अब इस पानी को अगर मैं ग्लास को इस तरीके से उल्टूंगी, इस तरीके से ऐसे टेढ़ा करूंगी तो पानी मेरा निकल जाएगा। तो जो यहाँ से जो पानी ये निकल रहा है, ये कैसा है, ये डिकैंट वाटर है या डिकैंटेशन है या इसको बोलते हैं निस्तारण। तो ये प्रक्रिया जिसमें कि पानी को अलग कर दिया और सेडिमेंट नीचे बैठ गया तो उसको अलग कर दिया, तो जो पानी अलग कर रहे हैं उस प्रक्रिया को बोल देंगे क्या, आपका निस्तारण। अब इसका निस्तारण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि पानी के ऊपर ऑयल की लेयर, ठीक है ना। तो ये वापस से यहाँ पर समझेंगे, ये मेरे पास एक ग्लास है, इसमें क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा है। अब इसके ऊपर अगर मैं ऑयल डाल देती हूँ, जस्ट अ सेकंड मार्कर चेंज करके दिखाती हूँ, तो इसके ऊपर अगर मैं ऑयल डाल देती हूँ तो ऑयल की लेयर कुछ इस तरीके से ऊपर बैठ जाएगी। अब मैं इसमें पानी को, ये आपकी ऑयल की लेयर है और ये आपकी है वाटर, तो वाटर और पानी वैसे ही है। अब इसको मैं अलग से सेपरेट आउट करना चाहती हूँ, तो सेपरेट आउट किस तरीके से कर सकती हूँ, अब इसमें सेडिमेंट तो हो नहीं रहा है कुछ नीचे बैठ रहा हो, पर इसमें क्या है, डेंसिटीज के फर्क होने की वजह से, घनत्व के अलग अलग होने की वजह से, पानी का घनत्व अलग है, ऑयल का घनत्व अलग है, उसकी वजह से क्या है, सेपरेट हो जा रहे हैं, ये लेयर बन जा रही है। तो इस लेयर को मैं सेपरेट आउट कर सकती हूँ कैसे, इसको यहाँ से, इसको थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट कर दूंगी तो ये सारा का सारा ऑयल निकल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, इस प्रक्रिया को बोल देते हैं डिकैंटेशन की प्रक्रिया या निस्तारण की प्रक्रिया। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया होगा, कोई इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में कैसे है, जैसे ये हो गई हमारी ये फनल और इसके ऊपर रख देते हैं फिल्टर पेपर कुछ इस तरीके से, और नीचे क्या है, इसको इकट्ठा कर रहे हैं एक बीकर में। तो नीचे क्या है, ऊपर से ऊपर फिल्ट्रेट रह गया, जो ऊपर रह गया जैसे चाय की छन्नी होती है उसी तरह से ऊपर क्या रह गया, जो कड़क पार्टिकल है वो ऊपर रह गए और जो पानी है वो नीचे आके, या कोई भी सोल्यूशन है वो नीचे आके छन गया। ठीक है, ये हो गया फिल्ट्रेशन। इवेपोरेशन, वाष्पन क्या होता है, पानी का उड़ जाना, और पानी के उड़ जाने से क्या है, इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। मतलब द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जैसे जमीन पर अगर पानी है जिससे बारिश के बाद या बारिश के बाद भी नहीं, ऐसे ही अगर पानी पड़ा हुआ है तो थोड़े समय बाद देखते हैं कि अगर जमीन पे पानी है तो वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब वो उड़ गया पानी, तो वो कौन सी प्रक्रिया से है, वो वाष्पन की वजह से उड़ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर सॉल्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, तो सॉल्ट अगर सी वाटर से निकाला जा रहा है तो किस प्रक्रिया से निकाला जा रहा है, तो वहां पर इवेपोरेशन की प्रक्रिया लग जाती है। उसमें क्या होता है कि सॉल्ट के क्या होता है, जैसे सी है, जहां पे जिनके घर के समुद्र, मेरे पास तो यहाँ पर मुंबई में तो सी है, तो मैंने देखा है ये चीज ओरिजिनल होते हुए। तो क्या है कि ये क्या है, इस तरह से गड्ढे बना दिए जाते हैं समुद्र के पास के इलाकों में, तो इस तरीके से गड्ढे बना दिए जाए। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से समुद्र का पानी भर दिया जाता है इसमें, और बहुत गहरे गहरे ये गड्ढे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सूरज तो है, हर जगह है, तो सूरज की गर्मी से क्या होगा, ये पानी जो है ये इवेपोरेट होता जाएगा, ये भाप बन के उड़ता रहेगा, पानी उड़ता रहेगा, पानी उड़ता रहेगा। अब एक ऐसा समय आ जाएगा जब पानी पूरा पूरा उड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, टीले से इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये टीले किसके होते हैं, अब ये सॉल्ट के टीले होते हैं, फिर इनका फर्दर प्यूरिफिकेशन होता है, वो बात सत्य है। पर क्या है, ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया से सॉल्ट को क्या है, फॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी का है, वाष्पन वाला। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपके एनसीईआरटी लिखते हैं, लाइन लिखी है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि संतृप्त होते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैंने एक ग्लास में चीनी को डालना शुरू किया तो एक समय तक चीनी जो है वो घुलेगी। अब वो समय अगर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि घड़ी का समय खत्म हो जाएगा, मतलब एक लेवल तक ही पानी जो है वो चीनी को घोल सकता है, और वो लेवल उसने पार कर दिया, मतलब अब चीनी के जितने भी पानी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स थे उनकी स्पेस फिल हो गई। तो आप कितनी भी चीनी डाल दो, वो मॉलिक्यूल्स के स्पेस में जगह ही नहीं है, तो वो चीनी को घोल नहीं पाएगा। पर अगर उसमें उसी जगह पर थोड़ा हीट कर देंगे तो वो क्या है, वो घोलेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन थी जो वो कम हो जाएगी क्योंकि वो हीट हो गया। तो आपको इतना समझना है कि संतृप्त सॉल्यूशन ऐसे संतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें कि अब अगर अलग से कुछ और सोल्यूट को डाला जाए सॉल्वेंट के अंदर तो वो ना घुले। अब दो वर्ड मैंने बोल दिए, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। दो वर्ड मैंने क्या बोले, एक वर्ड बोला मैंने सॉल्यूट और एक वर्ड बोला मैंने सॉल्वेंट।
सॉल्यूट मतलब जिसको घोला जाए, जैसे कि हो गया हमारा चीनी, तो चीनी क्या है हमारी सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या हो गया पानी, तो पानी के अंदर चीनी को घोल रहा है तो पानी क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और चीनी क्या हो गई सॉल्यूट हो गया। तो अब एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमने स्टार्ट करा, पहले 1 चम्मच डाला पानी तो वो घुल गया, 2 चम्मच डाला घुल गया, 3 चम्मच डाला घुल गया, 4 चम्मच डाला, 1 ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रही हूं मैं, 5 चम्मच डाला भी घुल गया, पर छठा चौथा चम्मच डालना स्टार्ट करते हैं तो वो नहीं घुलता है, क्योंकि अब वो संतृप्त हो चुका है, अब उसने एकदम संन्यास ले लिया कि बस अब मैं नहीं घुल पाऊंगा, जब तक ऊपर से कोई थप्पी नहीं पड़ेगी, जब तक ऊपर से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। और ऊपर से प्रेशर किस चीज का पड़ता है, किस चीज का, गर्म करने का, तो गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन और थोड़ा सा उसको घोलेगा, पर फिर भी क्या है एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आप चीनी डालते ही रहेंगे तो अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया, प्लेट्यू फॉर्म हो गया, स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये यहां तक आपकी बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं किसका, बॉडी मूवमेंट। अच्छा, बीच में ना एक चैप्टर आया है आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस से, तो उसमें कुछ ऐसा ज्यादा दिया नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है कि सारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं है। जैसे कि अगर घास को काटा मैंने, तो घास का काटना क्या है, वो एक रिवर्सिबल प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, और सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते, ये भी बहुत बड़ी ही बात है। जैसे कि बर्फ का पानी बनना या पानी का बर्फ बनना, तो ये तो रिवर्सिबल चेंज है, पर क्या है इसके साथ साथ अगर मैंने पेपर को फाड़ दिया, अब क्या फटे हुए पेपर वापस से क्या वो एक सिंगल पेपर बन जाएंगे, नहीं, वो फटे हुए पीसेस ही रहेंगे। इसी तरह से कटी हुई घास क्या ये वापस से उसमें लग जाएगी जाकर, नहीं, वो कट गई घास, अब वो कट ही गई है घास, ठीक है ना। तो हर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, या ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस होती है ना, तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बॉडी मूवमेंट्स, कि बॉडी में मूवमेंट में आपको कुछ जॉइंट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं, बाकी बहुत मतलब क्लास 6 की बुक में इतना कुछ ऐसा खास है नहीं है। जैसे 206 हड्डी होती है, फिर आपका कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज ये जो कान वाली हो गई, नोज वाली हो गई, तो ये सब कार्टिलेज है, ये कहाँ पाई जाती है, नोज और ईयर्स में, तो ये सब चीज आपको पता ही है। ठीक है, जो मेन चीजें जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब मैंने यहाँ पर नोट करी। जैसे जॉइंट्स, जोड़, आपको जोड़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कुछ इस तरीके का है, जैसे ये आपका हिप बोन हो गई और ये आपकी थाई बोन हो गई, थाई और हिप बोन के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ये एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे शोल्डर और आर्म, ये शोल्डर हो गया, शायद ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, यहाँ पर बॉल एंड, मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां पर बॉल के ऊपर इससे सॉकेट सा लगा हुआ है और वो उसको हिलने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, शोल्डर बोन में, आर्म में, फिर थाई और हिप बोन में आपके बॉल एंड सॉकेट। फिर पाइवोटल जॉइंट, निर्णायक जोड़ नेक और हेड, ये नेक हो गई, ये नेक हो गई और ये हेड हो गया। इसकी वजह से मैं आगे और पीछे मूव कर रही हूँ, साइड और साइड मूव कर रही हूँ, तो ये कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे पाइवोटल जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा, ये है आपका पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, फिर हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट एल्बो और नी के बीच में ये हिंज सा बन गया कुछ इस तरीके से, जैसे दरवाजे का कोना होता है। ठीक है, फिर आपका हो गया फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट अब जैसे अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड। अब ये वाला मेरा, ये मैं बोल रही हूँ तो मेरा ये हिस्सा हिल रहा है, ये हिस्सा, ये मेरा चिन का हिस्सा, ये बोन मेरी हिल रही है। क्या ये मेरा दांत का ऊपर वाला या नोज वाला हिस्सा हिल रहा है, किसी कंपन हो रही है, पर ऐसे ऐसे हिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ऊपर का सर जो है मेरा स्थिर है। तो ये कौन सा बोन हो जाएगी, कौन सा जॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिक्स जॉइंट या स्थिर जोड़, जो अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड में होता है। अब बोन ऑफ हैंड दी हुई, सॉरी आपकी बुक में बोन ऑफ हैंड दी हुई है, इसको अंडप बोलते हैं या कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। और जो मांसपेशियां हैं वो पेयर्स में काम करती है हमेशा, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है, मतलब एक संकुचित होती है तो दूसरी विश्राम स्थिति में आ जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो करके देखो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अपनी मसल को, तो यहाँ से ये जो मसल है ये बल्ज आउट हो जाती है, लड़कों में ज्यादा दिखती है थोड़ी उठी हुई, तो ये बल्ज आउट हो जाती है, तो मतलब ये स्टिफर हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तब इस समय क्या होता है, हमारी जो बोन है वो पुल हो जाती है। और साथ ही साथ अब जब ये अपनी कंडीशन को
क्या करेगी, अब एक समय ये कर रही है तो ये रिलैक्स स्टेट पे है, अब जब ये काम करने लगेगी तो ये रिलैक्स स्टेट पे हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना कि मसल्स हमेशा पुल करती है, कभी भी पुश नहीं करती। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल्स कैन ओनली पुश और पुल या बोथ, तो आप बोलेंगे कि मसल्स हमेशा पुल करती है, मतलब खींचती है, धक्का भी नहीं देती, मतलब पुश कभी नहीं करती। और दो मसल्स हमेशा साथ में काम करती हैं, तब जाकर एक बोन का काम होता है, मतलब टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। अगर एक हड्डी मूव कर रही है तो उसके ऊपर भी एक वो मसल लगी है और नीचे भी मसल लगी है, तो इसीलिए वो काम कर पा रही है। तो दो मसल्स एक साथ काम करती हैं एक बोन को अपना काम करने के लिए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने सेपरेशन पढ़ा, फिर हमने बॉडी मूवमेंट्स पढ़े। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इंपॉर्टेंट है, पाइवोटल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिक्स जॉइंट सबको पता है पर इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 ही जॉइंट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, 4 जॉइंट्स बल्कि आपको पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक में जो दिया है, ठीक है। चलिए आइए आगे जल्दी से देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और क्लास 10th एनसीईआरटी का पूरा वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अगर आपको देखना है वन शॉट वीडियो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लस आपको जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि एक प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना है, एनसीईआरटी साइंस वन शॉट, ठीक है। तो जाओ जाकर इस प्लेलिस्ट को जरूर जाकर स्क्रॉल करो, और इसमें आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 6 से लेके क्लास 10th का एक कंप्लीट मैराथन मिलेगा, महा मैराथन, उसको जाकर देखो, 4.5 घंटे का है, पर पूरी आपको साइंस को रिवाइज करा देगा, ठीक है। चलो और स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके आगे का कि अर्थवॉर्म हमको पढ़ना है, स्नेल पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, बर्ड पढ़ना है, फिश पढ़ना है, स्नेक पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अर्थवॉर्म किस तरह से मूवमेंट करता है, वापस से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, मतलब संकुचन और आपका हो जाएगा विश्राम। तो जब क्या है, जब संकुचित होता है तो पीछे आती है बॉडी, रिलैक्स होता है तो आगे जाती है बॉडी। फिर आपने देखा है ना स्नेल को चलते हुए कुछ इस तरीके से आगे पीछे वाला मूवमेंट करता है। तो इसके स्नेल की बॉडी, सॉरी अर्थवॉर्म की बॉडी में, अर्थवॉर्म पढ़ रहे हैं हम, सो सॉरी। तो अर्थवॉर्म की बॉडी कैसे आगे पीछे करके चल रहा होता है, अर्थवॉर्म, केचुआ, ठीक है। तो केचुए को देखा है चलते हुए, तो इसकी बॉडी में क्या है, हड्डी नहीं होती है, तो ये बॉडी में मूवमेंट कैसे करता है, एक्सपेंशन और आपका कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से ये मूवमेंट करता है। फिर साथ ही साथ इसकी बॉडी में क्या होता है, मसल्स होती हैं प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये जो प्रक्रिया है ये कर पा रहा है। इसकी बॉडी में साथ साथ कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसमें रिंग्स बनी होती हैं, और ये रिंग्स पूरी लंबी इस तरीके से पूरा ऐसा केचुआ बना है, तो इसमें ये पूरी बॉडी इसकी रिंग से बनी हुई होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें मसल्स होती हैं जो एक्सटेंड करती हैं और रिलैक्स करती हैं, वही जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक। फिर स्नेल की बात कर लेते हैं। तो स्नेल आपने देखा है, तो स्नेल का ऊपर का जो शेल होता है वो बोन नहीं होती है, तो वो क्या एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना होता है। और साथ ही साथ स्नेल के अंदर का भी जो आपने भाग देखा होगा, मुलायम सा जो हिस्सा होता है, निचला भाग, तो निचले भाग में भी कोई तरह की कोई बोन नहीं पाई जाती है। वहां भी वो कैसे मूवमेंट करता है, वो आगे पीछे वाला मूवमेंट करता है, आपने देखा होगा इसको चलते हुए जरूर बारिश के सीजन में। और मसल्स वो वर्क करती हैं, उसको मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, मांसपेशियां। नेक्स्ट बात करते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच क्या है, उड़ भी सकता है, कूद भी सकता है और चल भी सकता है, बड़ा अच्छा है कॉकरोच, डर भी बहुत लगता है लोगों को। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स, इसमें पेयर ऑफ लेग्स आपको याद रखना है। फिर जो आउटर स्केलेटन होता है उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट होती है, और वापस उसमें बोन ना होकर मांसपेशियां होती हैं जो कि उसको मदद करती हैं, प्लस उसकी जो टांगे हैं वो उसको चलने फिरने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उनका बॉडी कैसी होती है, हॉलो होती है, बोन्स उसमें, और वो हॉलो बोन्स और लाइट बोन्स उनको उड़ने में मदद करती है। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन में आ सकता है, जिनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, मोर देन वन ऑफ द अबव में, कि एक तो पहली चीज होती है कि बर्ड्स को मूवमेंट में या फ्लाई करने में कौन चीज हेल्प करती है, पहली हो गई उनकी लाइट बॉडी, दूसरी हो गई उनकी हॉलो बोन्स, और तीसरी हो गई उनके शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग वाले ये दिमाग में नहीं रहता है, तो यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क करेंगे कि जो शोल्डर होते हैं इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं,
इसलिए उनकी मूवमेंट जो है वो इजिली वो फ्लाई कर पाती है। ठीक है, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, बहुत बार सुना होगा। स्नेक के पास अब आ जाती है, स्नेक जब हम स्नेक तक पहुंचे तब बैकबोन आ गई और स्नेक की बहुत लंबी बैकबोन होती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्या गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स की, पौधों को जानिए। और यहाँ पर थोड़ा सा आंधी तूफान आ रहा है बाहर अभी। चलो तो देखते हैं गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स में, पौधों को जानिए में। तो पौधों में देखो हमको इस क्लास 6 एनसीईआरटी में आपको ना लीफ का वेनेशन दिया हुआ है, और लीफ की वेनेशन से कई बार मैंने कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा है और आपके एग्जाम्स में भी देखा है। ठीक है, तो लीफ के वेनेशन में आपको देखना है शिरा विन्यास में रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट मतलब जालिका रूपी, तो आपने देखा होगा लीफ कुछ इस तरीके की होती है, जैसे ये लीफ हो गई और इसमें कुछ जाल बिछाई, ये तो हो गई मेन वेन, और मेन वेन के बाद फिर ये उस तरीके से पूरा जाल भरा होता है, मतलब जो मेन नस हो गई, वेन हो गई, अब इसके बाद ये जाल हो गया। पैरेलल में कैसी होती है, ये हो गई लीफ, ये हो गई मेन वेन, और इसके पैरेलल ही बाकी अन्य वेन्स भी चल रही हैं, मतलब एक पैटर्न सा बना रही हैं, पर क्या पैटर्न बन रहा है, पैरेलल। दूसरी बात है कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, इसमें इस तरीके से भी मतलब इसके पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब पैटर्न्स कैसे हो गए, समानांतर हो गए। और ये पैटर्न्स कहाँ देखने को मिलते हैं, घास में मिलते हैं, गेहूं में मिलते हैं। ठीक है, और भी अन्य तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, पर आपके एनसीईआरटी में घास, गेहूं है, और रेटिकुलेट में आम और गुलाब है, जालिका रूपी और समानांतर। दूसरी बात आ जाती है जड़ के बारे में। तो रूट्स आपको दो तरह की पढ़नी है, एक टैप रूट और दूसरी फाइब्रस रूट। तो टैप रूट में क्या हो जाएगा, टैप रूट जैसे गाजर, मूली, शलजम, ये आपने देखा होगा। रूट कैसी होती है, कुछ ऐसी लंबी सटीक सी सुडौल एकदम, आपने देखा है ना, कुछ इस तरीके से होगी रूट। तो ये इस तरीके से ये मेन मुख्य रूट होती है, और इसके साथ में साइड में क्या हो जाती है, इसकी सेकेंडरी रूट्स होती है। फाइब्रस रूट्स में कैसे देखोगे, जैसे कि आपने इस तरीके से जब जड़ पूरी एक साथ इकट्ठी फाइबर्स के रूप में खूब सारी जड़ एक साथ इकट्ठी होती है, तो ये फाइब्रस रूट हो गई। ठीक है, तो मूसला जड़, और ये हो गई आपकी फाइबर युक्त जड़। तो मूसला जड़ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कैरेट हो गया, घर में गाजर, मूली, शलजम। ठीक है, इन सब में कौन सी हो गई, आपकी टैप रूट हो गई। और फाइब्रस रूट किसमें हो गई, मेज, ग्राम, चना, गेहूं और आपका राइस, तो इसमें कैसी रूट हो गई, आपकी फाइब्रस रूट हो गई। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि फाइब्रस रूट्स और वेनेशन को एक साथ मिला देंगे। मतलब अगर कोई लीफ पैरेलल है, देखो अगर कोई चीज ऊपर से सीधी है तो नीचे जाकर टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, नीचे एकदम खुल गई। मतलब सिंपल मैं याद करने का तरीका बताऊं कि कोई बच्चा क्या है, स्कूल में बहुत सीधा साधा एकदम सीधा साधा एकदम जाता है, पढ़ता है और आ जाता है। ठीक है, तो कोई जो शुरू में सीधा सीधा है, वो जैसे ही कॉलेज जाता है तो क्या हो जाता है, एकदम पंख निकल आते हैं। तो वही जिसकी लीफ स्टार्टिंग में कैसी है, सीधी सीधी है, पैरेलल है, उसमें क्या है, उसकी रूट्स कैसी हो जाएंगी, फाइब्रस रूट हो जाएंगी। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में कैसा है, एकदम खुला है, जिसको स्टार्टिंग में खुली छूट दे दी जाती है घर से कि भाई तुम्हें जो करना है करो, बस पढ़ के रिजल्ट लाओ। फिर वो क्या है, वो धीरे धीरे आकर क्या है, एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाता है, जाकर एकदम सीधा बन जाता है। तो वही चीज है कि जिसकी रेटिकुलेट लीफ है उसकी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट होंगी, और जिसकी पैरेलल है आपका लीफ, उसकी रूट्स कैसी होंगी, फाइब्रस होंगी। एग्जाम्पल था, याद करने का तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन है तो इसकी रूट्स कैसी हो जाएंगी, फाइब्रस हो जाएंगी। ठीक है, और जो रेटिकुलेट आपका जो जालिका रूपी पहले से ही है तो उसमें रूट्स कैसी हो जाएंगी, टैप रूट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब बात कर लेते हैं आपके किसके, फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में एक होता है आपका मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मतलब प्रजनन का भाग। जो फूल के प्रजनन का भाग होता है उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्त्री का अलग हो जाता है स्त्री केसर, या पुरुष का अलग हो जाएगा तो पुंग केसर। तो स्त्री केसर में पिस्टिल हो गया, तो पिस्टिल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, ये हो गया स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ तो कुछ बना ही नहीं हुआ है, आइए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं आपके सामने, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। ये हो गया आपका स्टिग्मा, जहां पर आकर पोलन ग्रेन गिरता है। ये हो गया आपका स्टाइल, जहां पर पोलन ट्यूब अंदर नीचे आती है, और ये हो गया ओवरी, जहां पर होते हैं अंडाशय या आपके ओव्यूल्स। ठीक है, ये हो गया ओवरी। तो ये पूरा भाग मिलके क्या बन गया, पिस्टिल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किसकी, पुंग केसर की, जिसको बोलते हैं हम
क्या, स्टेमेन, जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके पोलन ग्रेन्स, और ये क्या है, ये है एंथर, और ये है इसकी ये फिलामेंट। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया आपका परागकोश, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और एंथर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये है एंथर, ये है इसकी क्या फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर, इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्या पोलन ग्रेन्स, जो कि कहां आके गिरेंगे, स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाएंगे और नीचे ये पोलन ट्यूब जनरेट करेंगे। ठीक है, जो कि आकर यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, ये आपका मेल पार्ट हो गया एंथर और फिलामेंट, जिसको टोटल मिलाकर स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर क्या आया, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स वाला चैप्टर खत्म होता है। इसमें ट्रांसपिरेशन एक प्रक्रिया है और इसको डीपली हम आगे पढ़ेंगे आगे चलकर, तो चीजें बहुत इसमें बहुत ही कम दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत चैप्टर जल्दी से सब। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमारा चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, सजीव एवं उनका परिवेश। तो इस चैप्टर में ये बताया है कि कुछ जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं किस तरह से अपनी बॉडी में या पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। उस चेंजेस की वजह से वो एक परिस्थिति में रहने लायक होते हैं, और अगर वो चेंजेस नहीं लाते, अगर वो अपने आप को अडेप्ट नहीं करते हैं, अपने आप को उस ढंग से नहीं ढालते हैं, तो क्या होता है, वो मर जाते हैं। तो यही इस पूरे चैप्टर में बताया गया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का या प्लांट्स का। जैसे आपने डेजर्ट के प्लांट्स देखे होंगे, तो उसमें क्या है, उसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, उनकी लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइक्स में, मतलब उसमें कांटों में, थॉर्न में। तो ये क्या है, ये थॉर्न जो कांटे हैं, ये लीव्स ने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया किस कंडीशन में, जहां पर उनको गर्मी में रहना है, डेजर्ट कंडीशन है, डेजर्ट रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो उसमें क्या है, पानी की कमी है। तो अगर लीव्स होगी बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा से क्या होता है, रंध्र से कि गैसेस का आदान प्रदान होता है, तो पानी का लॉस ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। तो ये सब चीजों को से बचने के लिए लीव्स ने किसमें परिवर्तन कर लिया अपने आप को, कांटों में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ अब ऐसा तो है नहीं कि जो डेजर्ट, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं, इसमें भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पर ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ये कहां पर होता है, स्टेम्स में होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अभी मैं यहाँ पर नोट करवाऊंगी आपको मरुस्थल के जो कंडीशंस हैं कि पहली बात हो गई कि जो इनकी लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइक्स में, स्पाइन्स में, या इसको आप बोल सकते हैं थॉर्न्स में। दूसरी बात है कि जो इनका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये कहाँ होती है, ये लीव्स में ना होकर अब स्टेम्स में होती है। साथ ही साथ इनके स्टेम में एक खासियत होती है कि वैक्स की कोटिंग होती है। ये वैक्स की कोटिंग किस लिए प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो पाए, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी बहुत नीचे है, तो उनकी जड़ें क्या है, बहुत नीचे तक रहती हैं। अब बहुत नीचे, बहुत मुश्किल से तो पानी मिल रहा है, पानी लॉस हो जाएगा तो भी क्या है, डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं इनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, इसी तरह से डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो डीप इनसाइड द बरो रहते हैं, मतलब बहुत अंदर तक खोद कर एक टनल सी बनाकर, अपने को एक होल सा बनाकर बहुत अंदर तक रहते हैं, जिससे कि उनको गर्मी ना लगे और वो प्यास से मरे ना। तो वो नीचे रहते हैं, तो जमीन की ठंडक उनको ठंडक देती रहती है और वो जीवित रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सी एनिमल्स जो होते हैं या सी प्लांट्स जो होते हैं, तो सी प्लांट्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो सी प्लांट्स की जो लीव्स होती है, इसमें भी क्या कवर होता है, वैक्सी कोटिंग की कवरिंग होती है। ये मान लीजिए एक क्या है, ये पत्ती है, कौन सी, आपकी समुद्री कोई मान लीजिए एक पत्ती है, तो इसके ऊपर कैसी कवरिंग होती है, किसकी, वैक्स की। ये जो वैक्स की कवरिंग या कोटिंग होती है, ये क्यों प्रेजेंट होती है, सबसे पहली बात है कि पानी में अगर कोई भी चीज को रखो बहुत देर तक तो वो सड़ जाता है, तो इससे क्या है, इसको सड़ने में बचाती है, फिर इसको फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें कुछ कौन से तरह के टिश्यूज होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, एरेनकाइमेटिक टिश्यूज होते हैं, एरेनकाइमर टिश्यूज होते हैं। तो ये एरेनकाइमर टिश्यूज क्या है, इसको हेल्प करते हैं, किसको, आपको
पत्ती को तैरने में, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी जो रूट्स होती हैं, किसकी, प्लांट्स की, जो कि समुद्रीय पौधे होते हैं या जलीय पौधे होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो तैरने में या वो उसको फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। पर अगर मैं क्या बात कर रही हूँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, देखो तीन तरह की चीजें हो गई। एक तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि हमारे जमीन पे रहने वाले। डेजर्ट्स वाले अलग हो गए, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उनके अडेप्टेशन अलग हैं। एक एक्वेटिक हो गए, मतलब जो जलीय है उनकी चीजें अलग है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनकी डीप इनसाइड द रूट होती है, मतलब जो सॉइल के अंदर डीपली होती है रूट्स। अब वो रूट्स इतनी डीप होती है जिससे कि पानी और खनिज को लीव्स की पत्तियों तक ला पाए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेजर्ट्स में ये रूट्स कैसी होती है, बहुत ज्यादा डीप होती हैं, जिससे कि पानी, क्योंकि उनका वाटर टेबल ही बहुत नीचे है डेजर्ट्स में, तो वो नीचे से ले पाए। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ अलग सी खासियत होती है। तो जो ये रूट्स होती हैं इनकी, ये इनको तैरने में मदद करती हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि रोल ऑफ अ रूट्स। तो रोल ऑफ अ रूट्स में सबसे पहली बात आप ये जानेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, इसको क्या है, रूट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। ये क्या क्या लेके आती हैं, पानी लेके आती हैं रूट्स, और साथ ही साथ क्या लेकर आ रही हैं, मिनरल्स, खनिज लेकर आ रही हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जलीय पौधे। अब जलीय पौधे जो है ये आपके तटीय हो गए, आपके मतलब जमीन वाले हो गए, ठीक है, जमीन के टेरेस्ट्रियल। तो ये हेल्प क्या करती है, होल्ड प्लांट्स इन प्लेस, मतलब प्लांट्स को अपनी प्लेस पर होल्ड पर करने के लिए ये जड़ें प्रेजेंट होती है। वरना तो अगर जड़ ना प्रेजेंट हो तो प्लांट तो तैरता ही चला जाएगा। तो एक जगह पर प्लांट जो है वो वहीं पर रहे, तो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, इन रूट्स के पास, इन जड़ों के पास होती है। अब मैंने एक और चीज आपको बताई, जो मरुस्थलीय प्लांट्स होते हैं, तो जो डेजर्ट्स वाले प्लांट्स होंगे इनमें क्या खास होगी, इनकी जो रूट्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा डीप होती हैं। और डीप होने का खासियत का क्या काम है कि इनको पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत डीप होती हैं रूट्स, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिजर्ट सी हो गया। अब बात कर लेते हैं, एक कुछ दो वर्ड्स है, एक हैबिटेट है और एक एडेप्टेशन है। हैबिटेट मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो आपका एनिमल्स हो, वो रह रहा हो, उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। मतलब ऐसी जगह जहां पर हम रह रहे हैं वो हमारा हो गया हैबिटेट। हैबिटेट, ठीक है। फिर मतलब आवास, आवास जहां पर हम रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना आपका आवास स्थान क्या है, आवास स्थल क्या है, तो आवास जहां पर कोई भी रहता है, अपना जीवन यापन कर रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, अनुकूलन। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कैसे, जैसे कि गर्मी पड़ रही है और गर्मी पड़ने की वजह से मैं अपने आप को अब उस ढंग से उसको ढाल रही हूँ, तो जो मेरा शरीर ढल रहा है गर्मी की वजह से, तो वो क्या है, मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया अपने को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जब ठंडी आती है तो ठंडी में शरीर उस ढंग से अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इस तरीके से शरीर जो है आगे काम करता है। तो अगर अडेप्टेशन नहीं होगा, अडेप्टेशन या अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, तो वो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो इसीलिए अडेप्टेशन जो है बहुत ही ज्यादा, अनुकूलन जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीवित जीव को जीने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि तुरंत अडेप्टेशन हो रहा है, धीरे धीरे अडेप्ट होती है कंडीशंस में। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं जिराफ। जिराफ क्या थी, पहले गर्दन छोटी थी, पर उसको खाना ऊपर मिला, खाना ऊपर पत्तियों के ऊपर मिला, तो उसने अपनी गर्दन को खींचना चालू किया। शायद हमें भी खाना नीचे ना मिलके ऊपर ही रख दिया जाए अगर रैक पर, तो हम भी अपनी गर्दन को ऊपर करते जाएंगे, तो शायद एक दिन हम भी जिराफ बन जाए। तो इसका मतलब कि अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना, अपने को ढालने के लिए और जीवित रहने के लिए, तो वो चीज हो जाती है अनुकूलन। तो इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं कि हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है अपने सराउंडिंग में रहने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कैमल का। डिजर्ट एग्जाम्पल हो गया, डिजर्ट एनिमल का। कैमल जो ऊंट होता है, उसने क्या अपने आप को अडेप्ट करा, उसकी बॉडी ने क्या अडेप्ट किया। सबसे पहली बात है कि उसकी जो लेग्स थे वो बहुत ऊंचे हो गए, ठीक है, धीरे धीरे अडेप्टेशन से हुआ, उसके लेग्स बहुत ऊंचे हो गए, जिससे कि जो जमीन की जो गर्मी है वो उस तक ना पहुंच पाए। दूसरी चीज की उसकी जो यूरिन होती है वो बहुत ही कम सेक्रेट होती है। तीसरी चीज, उसका जो स्टूल है, जो उसका वेस्ट है निकलता है बॉडी से, वो एकदम हार्ड वेस्ट होता है, ठीक है।
एकदम कड़क वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ऊंट ने अपने आप को अडेप्ट किया, ठीक है। अब एक और इस एडेप्टेशन से सिमिलर वर्ड हो जाता है एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन मतलब पूर्वानुकूलन। तो इसमें क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस की वजह से बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं क्या, आपका एक्लीमेटाइजेशन। जैसे शॉर्ट पीरियड में बॉडी खुद को चेंज करती है ताकि बाहरी वातावरण से खुद को एडजस्ट कर सके। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, अब बाहर जब टेम्परेचर ज्यादा है, दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से बॉडी अपने आप को क्या कर रही है, अडेप्ट कर रही है। अब अडेप्ट करने के लिए इसका सही वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्या कर रही है बॉडी, एक्लीमेटाइज कर रही है। क्यों, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, जिससे कि बाहर के वातावरण से अंदरूनी बॉडी में कोई भी नुकसान ना हो। तो अडेप्टेशन क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब एक पूरे समय पर कैसा एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहा है, वो अडेप्टेशन हो गई, लंबी प्रक्रिया हो गई। पर एक्लीमेटाइजेशन क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या है गर्म क्षेत्र में हूँ, एकदम से मैं क्या चली जाऊँ ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां पे बर्फ गिर रही है। अब क्या है, मेरी बॉडी उस तरह से अगर अडेप्ट नहीं करेगी, एक्लीमेटाइज नहीं होगी, वर्ड एक्लीमेटाइज आएगा कि उस ठंडी इलाके में मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है मेंटेन हो, उस ठंड के मतलब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे या माइनस में, तब अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। तो इसके लिए क्या है, बॉडी को सडन चेंजेस करने पड़ते हैं, शॉर्ट पीरियड चेंजेस करने पड़ते हैं, वो हो जाते हैं एक्लीमेटाइजेशन। आई होप ये इजी सा पॉइंट था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अडेप्टेशन में जैसे रैट और स्नेक से अंदर चले जाते हैं। फिर ट्रीज होते हैं, जैसे ट्रीज आपके माउंटेन्स के कैसे ट्रीज होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। किस तरीके के, लोगों ने सबने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके के ट्रीज होते हैं कोनिकल शेप के। अब ये ऐसा कोनिकल शेप का ट्री क्यों होता है, इसका रीजन होता है इसके पीछे, क्योंकि अगर बर्फ गिर रही है, अगर कोनिकल नहीं होगा तो बर्फ क्या है, स्टे कर जाएगी ऊपर की ऊपर और पत्तियां क्या होंगी, सड़ने लगेंगी। इसलिए मान लीजिए यहां से बर्फ गिरी, अब यहां से क्या हो जाएगा, नीचे बर्फ जमीन पर गिर जाएगी। तो ये कोन शेप्ड के पेड़ होते हैं, खास बने होते हैं, किसमें आपने अगर माउंटेन एरियाज में आप गए होंगे तो देखा जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीज और एनिमल्स में। ऐसी एनिमल्स में उनमें क्या खासियत होती है, किस तरह से अडेप्टेशन हो जाता है कि बॉडी में फर है या उनकी स्किन जो होती है हाईली इंसुलेटेड होती है, प्लस उनकी स्किन बहुत ही थिक बनी होती है और बहुत ज्यादा उसमें मतलब कोटिंग होती है स्किन के ऊपर, फर प्रेजेंट होता है। इससे क्या है, वो अपने आप को बाहर के टेम्परेचर से बचाते हैं। दूसरी बात है प्रे से भी बचाते हैं, मतलब उनपे कोई जानवर अटैक ना करे। उससे क्या है, अपने से व्हाइट कलर का बियर होता है, पोलर बियर। अब पोलर बियर व्हाइट कलर का है, तो अब उसको क्या उसमें मदद करेगा, क्यों उसमें उसका व्हाइट कलर है, क्योंकि स्नो का भी कलर व्हाइट होता है, जिससे कि वो बाकी जो उसको शिकार है उसका शिकारी मतलब शिकारियों का शिकार ना बन जाए, इसलिए उसकी बॉडी उस तरह से होती है। इसी तरह से उसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं और ऐसे होते हैं कि वो धंस ना जाए किसके, स्नो के अंदर, तो वो एक उसके जो पंजे अलग तरीके से अडैप्ट होकर फॉर्म हो जाते हैं, फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एकदम वो शक्तिमान बन के उसने अपने आप को तमराज के में शक्तिमान बनकर ऐसे अंधेरा कायम करा बोला और एक वो चेंज हो गया। मतलब ये बहुत समय से ऐसी चीजें होती आई हैं जिससे कि उसका ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है बॉडी का, ठीक है। तो आई होप ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन, गति वाले चैप्टर में। तो क्लास 6 की बुक में कुछ भी नहीं है मोशन में, बस ये बताया है गति के चैप्टर में कि रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है और सर्कुलर मोशन कौन सा होता है। एग्जैक्टली मोशन का चैप्टर आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी क्लास 9th में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। और नहीं पढ़ा है तो भाई जाकर वीडियोस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सब, और यहाँ पर हम तो रिवीजन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में, जैसे कि मार्च पास्ट हो रही है तो मार्च पास्ट एक सीधी रेखा में होती है, या ट्रेन एक सीधी रेखा में जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो सब कैसे मोशन हो गए, रेक्टिलिनियर मोशन हो गए। ये आपका सरल रेखीय गति हो गई। सर्कुलर मोशन जैसे पंखा चल रहा है कमरे का। पीरियोडिक मोशन में जैसे पेंडुलम हो गया, इस तरीके से कोई भी चीज वापस से सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वापस लौट रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका पीरियोडिक मोशन। लोलक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है पेंडुलम का। तो ये इजी से थे, इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं है। और आपका लाइट का चैप्टर अभी बचा है, इलेक्ट्रिसिटी बचा है, तो इसमें भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसमें डीप पढ़ना होगा, डीपली हमारा आ जाएगा, क्लास 8 से डीप स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं लाइट के चैप्टर, देख लेते हैं लाइट के चैप्टर को। तो लाइट के चैप्टर में आपका सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो लाइट है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका एक आपको बुक में एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि यहाँ पर एक बच्ची है जो अपनी आईज से देख रही है
क्या देख रही है, एक ये पाइप लगा हुआ है और आइस के आगे उसने पाइप लगा के रखा है और यहाँ पर जल रही है एक कैंडल। ठीक है, तो कैंडल की वो रोशनी देख रही है किससे, अपनी आइस से, और उसका बीच में सोर्स क्या है, एक पाइप। ठीक है, तो पाइप के थ्रू वो देख रही है तो उसको दिख रही है। अब उसने क्या करा, उसने वही, उसकी आंख है सेम, आंख तो बदल नहीं जाएगी, उसने क्या करा, इस पाइप को बेंड कर दिया। ठीक है, ये सेम पाइप था, उसने यहाँ से बेंड कर दिया। तो और ये जो मोमबत्ती है ये उसी प्लेस पे, उसी जगह पर रखी रही। तो अब उसने देखा कि उसे जो है लाइट नहीं दिख रही, जबकि अभी भी लाइट पहले भी जल रही थी और लाइट अभी भी जल रही है। पर सेकंड वाले केस में जो केस 2 है, केस 2, इसमें इसको क्या है, नो लाइट, इसको लाइट नहीं दिखी। तो ये समझ में आता है कि लाइट हमेशा क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। वो क्यों, क्योंकि यहां से जब पाथ को, ये पाथ यहां से सीधी सीधी यहां से लाइट रेज निकल रही थी और उसकी आंख में डायरेक्ट जा रही थी, पर यहाँ पर लाइट रेज आई, पर लाइट रेज को अंदर आने का कोई जगह ही नहीं, सो सॉरी। जब यहाँ से लाइट रेज सीधी आई तो यहाँ पर क्या था, सोर्स बंद था, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, क्लोजर लगा हुआ है। तो इस हिसाब से ये समझ में आया कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पर यहाँ पर ये पाथ को ब्रेक कर देंगे, उसको बेंड कर देंगे अगर पाइप को, तो लाइट रेस अंदर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट्स आपके दो तरीके के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की रोशनी देते हैं, जैसे सन हो गया, लाइट टॉर्च हो गया, लाइट हो गई, फिर आपका जितनी भी चीज जो खुद की अपनी रोशनी दे रही है वो सारे ल्यूमिनस में आ जाएंगे। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएंगे, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं, वो सारे नॉन ल्यूमिनस है। अब आपका होमवर्क ये है, आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, आप गूगल पे सर्च करिए और मैं देखती हूँ कौन इसका रिस्पॉन्स करता है। मून और प्लैनेट, ठीक है, मून और प्लैनेट, ये ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देना इसलिए जरूरी होता है जिससे कि थोड़ा सा एक्टिव रहे दिमाग। ठीक है, तो ये आप सबका होमवर्क है, ये ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस, मतलब दीप्त पिंड है कि अदीप्त पिंड है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। लूसेंट पारदर्शी, पारदर्शी क्या है, जिसके हम आर पार देख सके, पारदर्शी जिसके आर पार देख सके। एक हो गया ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके मैं आर पार देख सकती हूँ। दूसरी बात क्या हो गया, ओपेक, ओपेक अपारदर्शी, मतलब अब दीवार के पीछे क्या मैं देख सकती हूँ, नहीं, सुन सकती हूँ पर देख नहीं सकती। ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में ग्लासेस लगे होते हैं, तो उधर साइड कौन बैठा है या उधर साइड का जैसे पार्टीशंस है, अब एक तरफ आप खा रहे हैं, दूसरी साइड कोई और खा रहा है, तो आप देख सकते हैं हल्की सी झलक दिखती है कि कोई बैठा हुआ है, तो वो क्या हो गया, आपका पारभाषी हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके टाइप्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर लिख दूं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, छाया। छाया, शैडो, शैडो कैसे फॉर्म होती है, शैडो हमेशा, पहली बात याद रखेंगे शैडो के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है शैडो का। शैडो हमेशा क्या है, स्क्रीन पर मिलती है, मतलब आपको एक पर्दा चाहिए शैडो को बनने के लिए। दूसरी शैडो जो है, जैसे सन की रेस ऊपर से आ रही है तो शैडो जो है वो नीचे बनेगी, मतलब जहां से रेस आ रही है उसके पैरेलल बनती है शैडो, उसके ऑपोजिट बनती है शैडो, ये भी बोल सकते हैं। शैडो से किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट आप इमेज नहीं बता सकते कि क्या है, पर हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि आदमी है। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं कि हाँ कोई जानवर है कि मनुष्य है, तो शैडो से इतना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर साथ शैडो आपकी ब्लैक फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमेशा पीछे, या मतलब जैसे जहां से रोशनी आ रही है उसके आगे बोलो या आप पीछे बोलो, मतलब इस तरीके से शैडो जो है वो फॉर्म होती है। जब हम इधर से ज्यादा लाइट के ऊपर है, लाइट इधर से आ रही है तो मेरी शैडो पीछे बन रही है, पीछे, तो इसीलिए बोला जाता है कि शैडो हमेशा पीछे बन रही है। ठीक है, लाइट सोर्स के हमेशा पीछे बनती है शैडो, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपारदर्शी वस्तु, मतलब ये शैडो जो है वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बनती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, आपका है पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पिन होल कैमरा क्या है, तो वापस से इस पहला पॉइंट है पिन होल कैमरा क्या, कि जो आपकी इमेज है वो हमेशा एक पर्दे पे बनेगी, मतलब इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, तो यहाँ पर स्क्रीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन
इज इंपॉर्टेंट, या स्क्रीन की आवश्यकता है इमेज को फॉर्म करने में। दूसरी बात है कि अलग से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ना लेंस की लगाने की जरूरत है, ना मिरर की जरूरत है पिनहोल कैमरा में। बस सिंपल क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स है, इसमें क्या है यहाँ पर एक होल कर दिया जाता है, और होल करने से क्या है, यहाँ से लाइट रेज एंटर हो रही है, यहाँ से लाइट रेज एंटर हुई, इस होल के थ्रू अंदर गई, तो अंदर इस तरीके से गई, और तो इमेज है आपकी, जो इमेज बनी, इमेज फॉर्म्ड। इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल बनती है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पेड़ था, तो पेड़ बड़ा था, इमेज कैसी बनी, छोटी। तो ऑब्जेक्ट से हमेशा जो इमेज का साइज होता है पिनहोल कैमरा में, वो छोटा होता है, उल्टा होता है। तो आप रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, ये आप पॉइंट्स को याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा स्क्रीन पर मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट बात लेते हैं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया। मिरर, दो तरीके के मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और उत्तल अवतल मतलब ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, और ये हो गया आपका कॉन्केव। कॉन्केव मतलब ये गुफा हो गई, ये बाहर इसका क्या है, शाइनी सरफेस हो गया, लाइट रेज यहां पर एंटर करी, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अंदर की तरफ लाइट रहे, अंदर की तरफ शाइनी पोर्शन है, और लाइट रेज यहां जाएंगी और इधर से वापस चली जाएंगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, लाइट रेज गई और वापस से इधर आकर इस तरीके से आकर यहाँ पर मीट करेंगी, और ये अंदर जाकर मीट करती है, तो ये यहाँ का फोकस हो गया, ये यहाँ का फोकस हो गया। तो लाइट रेस ये गुफा के अंदर कॉन्केव में जाती है, मतलब अवतल में, और कॉन्वेक्स में क्या है, बाहर की तरफ जो ये बल्ज एरिया है, यहाँ पर लाइट रेस टकराती है, और ये क्या हो जाता है, इस तरीके से आपकी लाइट रेस बाहर की तरफ आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर दो मिरर्स आपको इस बुक में दिए हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं दिया है, वो हम क्लास 10th में करेंगे। और मैंने लाइट का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप जाएंगे, कहाँ जाना है आपको, सी-टेट, वापस से मैं बता दे रही हूँ, सबको इंपॉर्टेंट है। देखो चीजें मैंने बहुत सारी आप सबको पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो रोज रोज तो मैं हर एक वीडियो नहीं अपलोड कर सकती, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको जाकर प्लेलिस्ट स्क्रॉल करना है। तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का नाम है सी-टेट जुलाई 2024। इसमें मैंने करीबन 20 क्लासेस में ले चुकी हूं, तो जाकर इस वाले सेक्शन को जाकर जरूर देख लो, आपको अगर अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों का पेपर नहीं हुआ था अच्छा, पेपर अच्छे लेवल का आता है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर ये बोलते क्लासेस भी लेनी है, मीन्स थ्योरी क्लासेस, और आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो लाइट के चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है क्लास 10th वाला, और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज भी कराए हैं, तो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यहाँ मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पढ़ने वाली निभाओ। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, पेरिस्कोप की। तो पेरिस्कोप में दो मिरर्स यूज होते हैं, दो सिंपल प्लेन मिरर्स यूज होते हैं। पहला यहाँ पर यूज हुआ, दूसरा यहाँ पर यूज हुआ। मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई खड़ा है, मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी मैन खड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, आपका एक सोल्जर है, ठीक है। अब इस सोल्जर को देखना है कि यहाँ पर ये कोई आदमी, टेररिस्ट या कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से देखेगा, यहाँ से लाइट रेज एंटर हो रही है। तो मान लो ये जो मैन की इमेज थी, ये मैन था, इसकी इमेज बनी यहाँ पर, फिर यहाँ से क्या हुआ, लाइट रे यहाँ पे आई, तो इसकी मैन की इमेज बन गई यहाँ पर, फिर यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ लाइट आएगी, तो ये इमेज जो है इसको यहाँ से ये दिखाई दे जाएगी। तो इसका मतलब कि दो यहाँ याद रखेंगे, पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर्स का यूज होता है। और प्लेन मिरर का एंगल क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्लेन मिरर्स जो है वो 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ये कौन सा कोण बना, ये 45 डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का कोण बना। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल होता है, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। और लाइट रेज हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एक बार आती है, हिट करती है, फिर स्ट्राइक करती है, फिर आकर यहाँ पे इमेज दिख जाती है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हमारा लाइट का चैप्टर खत्म हो गया।
गया है। और इसके बाद अभी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में आपकी बुक में बहुत ही आसान सा दिया है, कुछ भी नहीं दिया है ऐसा कि बहुत अलग से डीपली बताना हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करना है तो आप जाएंगे वापस से सीटेट जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है विद पीवाईक्यूज, तो जाकर जरूर देख लो, ठीक है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बच जाता है किसका, मैग्नेट्स वाला। आइए चलिए मैग्नेट्स वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और एक और बचा है, ठीक है। 2 चैप्टर्स बचे हैं, चलो फटाक से जल्दी से कंप्लीट। तो स्टार्ट कर देते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर है हमारा फन विद मैग्नेट्स। तो इस चैप्टर में आपको जानना है इसकी हिस्ट्री की कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, फिर कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फिर आपके मैग्नेट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उसमें पोल्स क्या होते हैं, सब बारे ये डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, तो ये सब चलिए आइए इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है हिस्ट्री की। सबसे पहले जो जर्मन शेफर्ड थे मैगनीज, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो रैंडमली वो जा रहे थे एक बार अपने भेड़ बकरियों के साथ, तो उनकी ऐसी, जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, इसी तरह से उनके पास एक स्टिक थी, लंबी सी स्टिक थी, छड़ी थी, उसके एंड पर लगा हो था क्या, आयरन का मटेरियल। अब जैसे ही वो इसको इस तरह से वो अपने हाथ को रखते हुए जा रहे थे जगह जगह सपोर्ट के लिए, तो उनका जैसे ही एक जगह पर जाकर हिट हुआ, और जैसे ही उन्होंने स्टिक को कोशिश करी खींचने की, तो वो खींच नहीं पाए क्योंकि वो स्टिक क्या थी, उस पर चिपक गई थी जाके। तो वहां से उनको ये लगा कि ये चीज इस पर चिपक क्यों रही है, तो वहां से उस जगह से उसकी डिस्कवरी हुई कि जहां पे जिस चट्टान पर जाकर वो चिपकी थी, वो चट्टान थी एक्चुअली में मैग्नेटाइट। तो वो नेचुरली मैग्नेट था जो कि वो चट्टान थी, उसका नाम इसलिए नेचुरल मैग्नेट जो है उसका नाम ही रखा गया मैग्नेटाइट, और जो जर्मन शेफर्ड थे उनका नाम था मैग्नीज, तो उन्हीं के नाम पर ये सब चीजें रखी गई थी। तो ये बात सिंपल थी, समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि चुंबकीय प्रवृत्ति वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएंगे, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। तो आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल में आपका हो गया आयरन, निकेल और कोबाल्ट। तो ये क्या हो गए, आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो जाएगा, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऐसी वो चीजें जो कि अट्रैक्ट नहीं करती है मैग्नेट को, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं शेप्स ऑफ मैग्नेट की। तो कई तरह की शेप्स देखी गई, कुछ प्राकृतिक रूप से थी और कुछ क्या थी जो कि कृत्रिम रूप से, जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई थी। तो आर्टिफिशियल रूप से जैसे हो गया बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। बार मैग्नेट का शेप कैसे होगा, बार की तरह होगा, ठीक है, इस तरीके से। हॉर्सशू मैग्नेट का शेप कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स किस तरीके से हो जाएंगे, आपके सिलेंडर की शेप में हो जाएंगे। सिलेंडर की शेप में हो जाएंगे। फिर आपका बॉल एंडेड मैग्नेट्स कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से मैग्नेट्स होंगे। तो तरह तरह के मैग्नेट्स की शेप जो है वो डिस्कस। तो अब बात आती है शेप्स ऑफ मैग्नेट की। तो शेप्स ऑफ मैग्नेट में सबसे पहले हो गया बार शेप मैग्नेट। तो ये बार की तरह है, इधर इसका नॉर्थ हो गया, इधर इसका साउथ हो गया। फिर आ गया हॉर्सशू मैग्नेट, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। फिर आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट आ गया, तो ये सिलेंडर बन गया, यहाँ पे आपका नॉर्थ हो गया, यहाँ पर आपका साउथ हो गया। कुछ इस तरीके से सिलेंडर की शेप होती है, ठीक है। फिर आ गया आपका बॉल एंडेड, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इस तरीके से मैग्नेट के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है वो देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं क्या, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो हर एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक हो जाता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा होता है आपका साउथ पोल। तो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसका ये कैसा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसका ये ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल और ये ध्रुव हो गया साउथ पोल। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइंस जो है वो निकल रही होती हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्नेट के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ पोल से लेके नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाकर विलीन होती हैं, पर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में जाकर विलीन होती हैं। ये बात हो जाती है आउटसाइड द बार मैग्नेट और ये बात हो जाती है इनसाइड द बार मैग्नेट। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरी बात कि मैग्नेट की जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है, हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी होती है एक मैग्नेट के अंदर, वो हमेशा ध्रुव की तरफ होती है, मतलब इसके दोनों एंड्स पर यहाँ पर क्या है, हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ देखने को मिली? ध्रुव पे। क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस क्या है, बहुत ज्यादा पास होती है। इस मैग्नेटिक लाइन के पास होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरी बात, मैं कितनी बार भी बार मैग्नेट को कट कर दूं, हर बार मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने इस बार मैग्नेट को यहां से कट कर दिया तो भी मेरे पास जो दो छोटे टुकड़े मिले, तो ये दो छोटे टुकड़े में एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। कितनी बार भी मैं कट करूं तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मुझे हर बार मिलेगा। इसके बाद एक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमेशा नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है किसको? साउथ पोल को। तो यहां पर समझेंगे कि नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा करेगा किसको? साउथ पोल को। तो नॉर्थ का अट्रैक्शन किसकी तरफ हो गया? साउथ का। या साउथ का अट्रैक्शन किसकी तरफ हो गया? नॉर्थ का। कभी भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, या साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है रिपल्शन, अलगाव। ठीक है, रिपल्शन, और यहाँ पर देखने को मिलता है अट्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, जितनी बार भी हम कट करेंगे मैग्नेट को, हर बार एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कर लेते हैं कि जो इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब मैग्नेट से डायरेक्शंस को समझने में मदद मिलती है। जैसे ये कंपास है, तो कंपास की नीडल क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर अटक जाती है। तो इसी को यूज कर समुद्र में या अलग अलग जगहों पर डायरेक्शंस का यूज किया जाता है, मतलब डायरेक्शंस को फाइंड करने में मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कि मैग्नेट को अगर गिराएंगे, ठीक है, अगर बार बार उसको गिरा देंगे तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। उसको अगर बार बार हथौड़े से पीटेंगे तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। इस तरीके से मैग्नेट को बहुत अच्छे से सावधानी से रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपकी बुक्स में थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपका रह जाता है कि बार मैग्नेट को किस तरह से आप बचा सकते हैं। पहला तो हो गया कि उसको हीट नहीं करना है, दूसरा उसको हथौड़े से नहीं पीटना है, तीसरा उसके जो एंड्स है उसके ऑपोजिट एंड्स को एक साथ रखना है, मतलब कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ रखना है तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रख देंगे तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। ठीक है, तो नॉर्थ को हमेशा साउथ के साथ ही रखना है, इस बात को याद रखना है। और दो मैग्नेट को अगर सेपरेट आउट करना है एक दूसरे से तो बीच में क्या लगा देंगे, एक वुडन का टुकड़ा लगा देंगे। ये भी बात, अब इस तरफ भी वुडन का टुकड़ा और इस तरफ भी वुडन का टुकड़ा, तो इससे क्या है मैग्नेट जो है वो इसको सेव कर लेता है। अब ये हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट में क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो तरह के पोल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में पास है। तो हॉर्सशू मैग्नेट में मैक्सिमम क्या है, अट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों क्या है, एकदम आसपास होते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट चैप्टर आपका बच जाता है। लास्ट चैप्टर है क्या, एयर एंड इट्स कंपोजिशन और कंपोस्टिंग वाला। तो एयर अराउंड अस में कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबको पता होगी। मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया, एक बार रिकॉल कर लेना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर और अदर गैसेस। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस और वाटर वेपर सब मिला के जिसमें आर्गन वगैरह सब आ जाती है, तो आपका 1% के अंदर वो आता है। पर अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आपका CO2 0.04% हो जाएगा। अगर वाटर वेपर और अदर गैसेस है तो 0.96, और अगर ये CO2 से लेके अदर गैसेस साथ में हो जाएंगी तो ये 1% हो जाएगा। ठीक है, फिर गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट में कचरा संग्रह और कचरा निपटान में क्या हो जाएगा आपको, जैसे जो होता है ना सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग रखना, तो ये तो सिंपल चीज उसमें बताई है कि सूखा कचरा गीला कचरा आपको अलग अलग रखना है। दूसरी बात है कि जो वेजिटेबल का जो कचरा है, मतलब जो किचन के वेस्ट है, उस किचन के वेस्ट को इसमें मैन्योर बनाने में, खाद बनाने में मदद मिलती है। तो खाद बनाने के लिए प्रक्रिया समझाई गई है, किस तरह से एक पिट के अंदर सारे वेजिटेबल वेस्ट को रख देंगे, फिर सॉइल डाल देंगे, फिर हल्का सा क्या करेंगे उसमें अर्थवर्म भी छोड़ देंगे, केचुआ छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, मैन्योर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर होती है जो कि फर्टिलाइजर से काफी अच्छी हद तक अच्छी होती है, क्योंकि वो नेचुरली क्रिएट करी गई होती है। तो इसी प्रक्रिया को बोल देते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि खाद्य का निर्माण होता है किचन के वेस्ट को यूज करके। ठीक है, अब इसमें एगशेल भी डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, वर्मी कंपोस्टिंग की। तो वर्मी कंपोस्टिंग ऐसे तरह का खाद्य की प्रणाली, खाद्य बनाने की प्रक्रिया होती है जिसमें वर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वर्म्स कौन से हो जाएंगे आपके, ये वर्म्स हैं आपके लाल केचुए। ठीक है, लाल
केचुए। तो लाल अर्थवर्म, रेड अर्थवर्म्स का जब इस्तेमाल करते हैं किसमें, कंपोस्ट को बनाने में, तो वो प्रक्रिया हो जाती है वर्मी कंपोस्टिंग। तो यहाँ पर आपकी क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक पूरी फिनिश होती है। मेरे ख्याल से कोई चैप्टर नहीं बचा होगा, अगर बचा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आगे कंप्लीट करवा दूंगी। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात कि क्लास 6 एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं, लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। इसकी थ्योरी पढ़ लो और वो एमसीक्यूज से आप प्रिपेयर करो। 45 एमसीक्यूज है आपकी, ये पूरी बुक तैयार हो जाएगी और पढ़ जरूर लेना। आप पढ़ते रहो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। ठीक है, तो क्लास 7 भी ऐसे करेंगे, क्लास 8 भी ऐसे करेंगे।